श्वसन की क्रिया में गैस विनिमय किस तरह से होता है, इसको हम देखते हैं। तो जो श्वसन की क्रिया है वो दो स्थानों पर होती है गैसों का विनिमय। एक होता है कूपिकाओं और रुधिर वाहिनियों के बीच फेफड़ों में, और दूसरा होता है ऊतक और रुधिर के बीच। एक तो फेफड़ों में होता है रुधिर और वायु कूपिकाओं के बीच, और एक होता है ऊतक और रुधिर के बीच। दूसरे नंबर का है और ये पहले नंबर का है। और इन स्थानों पर जो गैसों का विनिमय होता है वो सांद्रण प्रवणता या दाब प्रवणता के आधार पर होता है। और गैस विनिमय की क्रिया विसरण द्वारा होती है। गैस की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण की दर को झिल्लियों की मोटाई भी प्रभावित करती है। गैस मिश्रण में गैस के मिश्रण में किसी गैस विशेष की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं। ऑक्सीजन के आंशिक दाब को PO2 से प्रदर्शित करते हैं, और CO2 के आंशिक दाब को हम PCO2 से प्रदर्शित करते हैं। और हम जानते हैं कि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। अतः ऑक्सीजन की तुलना में CO2 का विसरण अधिक होता है। और यहाँ देखें तो विसरण झिल्ली। तो विसरण झिल्ली का निर्माण 3 स्तरों से होता है। पहला एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम। दूसरा होता है कूपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला, और आधात्री, मध्य के स्थान की जो आधात्री होती है उनसे होता है। फिर भी इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान यानी विसरण आसानी से हो जाता है, अनुकूलित होता है। अब हम देखते हैं कि दाब प्रवणता के आधार पर किस तरह से गैसों का विनिमय होता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 159 mmHg होता है, और CO2 का आंशिक दाब होता है 0.3 mmHg। और वायु कूपिकाओं में इनका PO2 होता है। जब वायु अंदर आती है तो यहाँ इनका दाब हो जाता है ऑक्सीजन का 104 mmHg हो जाता है, mmHg। और CO2 का आंशिक दाब हो जाता है 40 mmHg। और जो रुधिर केशिकाएं होती है, फुफ्फुस रुधिर केशिकाओं का जो आंशिक दाब है ये PCO2 हो जाएगा, PO2 हो जाएगा 40 mmHg, और PCO2 हो जाता 45 mmHg। तो इसके कारण ये इधर दाब प्रवणता कम होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कूपिकाओं में वायु का विसरण हो जाता है, और यहाँ से ये धमनियों में आ जाता है। तो धमनियों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg हो जाता है, और CO2 का आंशिक दाब 40 mmHg है। ऊतकों में आने पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब
40 mmHg और CO2 का आंशिक दाब 45 mmHg हो जाता है। अब ये शिराओं में जाता है तो शिराओं में इनका दाब वही होता है जो ऊतकों का होता है। फिर यहाँ से जब 40 और 45 mmHg होता है तो यहाँ से इनका विसरण हो जाता है। तो इस तरह से दाब प्रवणता के आधार पर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है दोनों जगहों पर। अब रुधिर में हम ऑक्सीजन के परिवहन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है, 3% प्लाज्मा करती है। और ऑक्सीजन CO2 की बात करें तो 20 से 25% CO2 का परिवहन आरबीसी करती है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, यानी कि घुलित आयनों के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट यौगिकों या आयनों के रूप में होता है, और 7% प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन का तो दो दो रूपों में परिवहन हो रहा है और CO2 का 3 रूपों में परिवहन हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो समझने के लिए ये किताब के फोटो डाल रखे, इनको देख करके आप पढ़ करके समझ सकते हैं। और अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का और CO2 ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन उत्क्रमणीय ढंग से जुड़ता है, अर्थात कभी भी जुड़ सकता है और कभी भी हट सकता है, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। और ये हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बंधन का ऑक्सीजन की आंशिक दाब के साथ में वक्र बनाया जाता है तो हमें वक्र इस तरह से प्राप्त होता है। सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं इस तरह से सिग्मोइड बंध प्राप्त होता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ में आंशिक दाब के आधार पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना सिग्मोइड बंध प्राप्त होता है। तो यह जो सिग्मोइड वक्र एस आकार का प्राप्त होता है और इसके आधार पर हम और ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो क्षमता है इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक है। PO2 का आंशिक दाब, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, तापक्रम और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये इनको प्रभावित करते हैं। और इस वक्र के आधार पर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, इन घटकों का। हम देखते हैं कि जो वायु कूपिकाएं हैं इनमें CO यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, तापक्रम कम होता है और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भी कम होती है। यानी कि जो ये तीनों चीज़ है यहाँ पे कम होते हैं, इस कारण यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऊतकों में इन तीनों चीज़ों की सांद्रता अधिक होती है। इस कारण यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनता, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक 100 ml रक्त से ऊतकों को 5 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम देखते हैं CO2 का परिवहन। तो CO2 का परिवहन 3 रूपों में होता है।
एक होता है हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के ये बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन तो ये 3 रूपों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और ये प्लाज्मा में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के रूप में और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में भी प्रवाहित होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ में बंधने की जो प्रक्रिया है, इसको सिर्फ एक ही कारक प्रभावित करता है और वो है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। अब हम देखते हैं आगे कि जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यह आरबीसी कणिकाओं में सबसे अधिक पाया जाता है और प्लाज्मा में कम पाया जाता है, और यह अपनी अभिक्रियाओं उत्क्रमणीय रूप से देता है। अब हम देखते हैं ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है और CO2 का आंशिक दाब अधिक होता है। इस कारण विस्तृत होकर के रुधिर में आ जाती है CO2। अब यहाँ पर CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम द्वारा जल और CO2 में यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में बाइकार्बोनेट बनाती है, और एनहाइड्रेज द्वारा ही यह हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में मुक्त कर देती है। और जब ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आंशिक दाब में अंतर होने की वजह से, ऑक्सीजन का दाब अधिक होने की वजह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यह कार्बोनिक अम्ल यानी कि HCO3 माइनस H2CO3 को वियोजित कर देता है जल और ऑक्सीजन में। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। 100 ml बीऑक्सी जनित रक्त द्वारा कोशिकाओं में लगभग 4 ml मात्रा में CO2 मुक्त की जाती है। अब हम देखते हैं श्वसन का नियमन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुसार श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण क्षमता होती है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पॉन्स क्षेत्र में एक अन्य केंद्र भी स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी केंद्र कहते हैं, यानी कि न्यूमोटैक्सिक कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को सुधार सकता है और इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंत्य श्वसन की अवधि को भी कम कर सकते हैं। लय केंद्र के पास में एक रसो संवेदी यानी कि केमियो सेंसिटिव केंद्र पाया जाता है जो लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है। जब हमारे शरीर में यानी कि रुधिर में CO2 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो श्वसन की दर इन्हीं से प्रभावित होती है। ऑक्सीजन का कोई श्वसन की क्रिया में यानी श्वसन की दर में परिवर्तन में कोई भी योगदान नहीं होता। जैसे ही रुधिर में CO2 और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो इसका पता यानी मेडुला में उपस्थित लय केंद्र के पास रसो संवेदी को पता चल जाता है। इसके अलावा 2 स्थान और होते हैं, महाधमनी ग्रीवा यानी ग्रीवा धमनी और महाधमनी चाप। यहाँ पर CO2 और हाइड्रोजन आयनों की
सांद्रता को पहचाना जाता है और जैसे इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है और इनको बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। 4 है दमा। दमा को अस्थमा कहते हैं। इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन आ जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है और घरघराहट की आवाज़ आती है। दमा में घरघराहट की आवाज़ आती है। श्वसनी सोज, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, इसमें भी श्वसनी में सूजन आ जाती है, जिससे जलन होती है और खांसी लगातार होती है। वात स्फीति को एम्फाइसिस कहते हैं। यह उन लोगों में होता है जो धूम्रपान करते हैं। इससे कूपिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस विनिमय की सतह घट जाती है। व्यावसायिक श्वसन रोग, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, इस रोग को रेशियो तक प्रचुरता रोग भी कहते हैं, रेशा मेहता रोग भी कहते हैं। इस रोग में रेशा मेहता आ जाती है, यानी जो लोग पत्थरों की घिसाई करते हैं, तुड़ाई करते हैं, वहां पर धूल के कण ज़्यादा निकलते हैं और जिनको हमारा सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से निष्प्रभावित नहीं कर पाता है, इस कारण यह रोग होता है। इसके बचाव के लिए मुख को ढक के रखना चाहिए मुखावरण से। तो हमने जितने भी श्वसन से संबंधित टॉपिक देखे थे, अगर उनमें कहीं समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम ये किताब का इमेज देते हैं, फोटो दिया है जिसको देख सकते हैं।